हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट शिव मिश्रा और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है शुड आई ब्राइब टू पुलिस ऑफिसर। मतलब कि पुलिस ऑफिसर जो कि आपके मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको ब्राइब देना आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, इसका आपके केस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है या फिर ये कितने हद तक सही है, इन सारी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी किसी भी बात को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बातें क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर भी आता है, उसको ब्राइब देना ये सिर्फ मोरली रॉन्ग नहीं है, इवन दैट ये एक क्राइम है जिसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में अमेंडमेंट आ गया है 2018 में, जिसके बाद की सिचुएशन ये है कि अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दे रहा है तो वो भी एक क्राइम कर रहा है जिसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि ब्राइब देना और ब्राइब लेना दोनों एक पनिशेबल ऑफेंस है और आपको पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, इसलिए आपको इससे दूर और आपको इससे बचना चाहिए। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में बात करते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि आपके मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मेरा ये ओपिनियन क्यों होता है, मेरा ये मानना क्यों है कि आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ब्राइब देने से दूर होना चाहिए या फिर बचना चाहिए, इसके पीछे की रीजन क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहला रीजन क्या होता है, जैसा कि ये सब लोगों को पता है कि पुलिस ऑफिसर की जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनका रूटीन वे पे उनका क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। मतलब उनको भी नहीं पता है कि वो किस समय तक कौन से जुरिडिक्शन में उनकी ड्यूटी रहेगी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर होता रहता है। इसलिए और ये कब हो जाए, कितने समय के लिए हो जाए, कहाँ पे हो जाए, ये पूरी तरीके से अनसर्टेन होता है। इसलिए आपको ब्राइब देने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि किस भी समय पुलिस ऑफिसर का अगर दूसरी जुरिडिक्शन में ट्रांसफर हो जाता है तो वो आपकी मदद नहीं कर पाता है अगर उसका जुरिडिक्शन चेंज हो जाता है। अब हम थोड़ा सा दूसरे अप्रोच पे बात करते हैं। जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर वो 21 पर्सन की मदद कर रहा है या फिर उसके फेवर में कोई रिपोर्ट लगा रहा है तो कंप्लेनेंट पर्सन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के पास जाके अंडर सेक्शन 156 ऑफ क्लास 3 में उस इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग करा सकता है। और अगर एक बार मामला कोर्ट के नॉलेज में आता है तो जाके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहकर भी 21 पर्सन की मदद नहीं कर पाता। और साथ ही साथ अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर बायस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या फिर 21 पर्सन की मदद कर रहा है तो कंप्लेनेंट पर्सन क्या कर सकता है, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कंप्लेन कर सकता है उसके सुपीरियर अथॉरिटी से, चाहे वो सीओ से कर सकता है या फिर एसपी से कर सकता है, जहां पे उस आईओ को चेंज भी कराया जा सकता है। तो उसके पास ये भी एक ऑप्शन होता है। अब हम तीसरे कैटेगरी पे बात करते हैं। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, तीसरा रीजन जैसे कभी कभी एक हाईलाइटेड केसेस होते हैं, मीडिया रिपोर्टिंग वाले केसेस होते हैं, बड़े मैटर होते हैं, इसमें पुलिस ऑफिसर चाहकर भी 21 पर्सन की मदद नहीं कर पाते हैं। चौथे रीजन के बारे में हम बात करते हैं। चौथे रीजन का सेंस ऐसा है कि जैसे अगर 21 पर्सन ने ब्राइब दिया है पुलिस ऑफिसर को कि वो मामले को एज इट इज रहने दे, कोई रिपोर्ट ना दे, उसको वो ना करे, उसको परेशान ना करे, तो पुलिस ऑफिसर जो होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो उस काम को होल्ड पे या फिर उसको एज इट इज ज्यादा समय तक नहीं रख सकता। क्योंकि एक बार अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो उसका जो रिपोर्ट होता है वो उसको मजिस्ट्रेट के पास, चाहे वो चार्जशीट के फॉर्म में, चाहे वो फाइनल रिपोर्ट के फॉर्म में उसको सबमिट करना ही होता है। और एक बात और, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि आपके मामले को होल्ड कर रहा है, एक्यूज के फेवर में रिपोर्ट करने के लिए होल्ड कर रहा है, तो अगर उसका ट्रांसफर जब दूसरी जगह हो जाता है तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है और उस मामले को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। मतलब आपका ब्राइब देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। थोड़ा सा अब हम और अच्छे लेवल पे बात करते हैं। जैसे अगले लेवल की बात क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक्यूज के फेवर में आके अगर इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो फॉल्स रिपोर्ट में लगा दी, तो भी कंप्लेनेंट पर्सन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस फॉल्स रिपोर्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर सकता है। कुछ और बातें आपको समझना जरूरी होता है। अगर जो पुलिस ऑफिसर ने जो फॉल्स रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया है, मजिस्ट्रेट उसके लिए बाउंड नहीं है कि वो उस फॉल्स रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले। मजिस्ट्रेट के पास बेसिकली 4 ऑप्शन होते हैं कि चाहे तो उस फॉल्स रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर ले, ये पहला ऑप्शन है, चाहे उस फॉल्स रिपोर्ट को ही मजिस्ट्रेट चार्जशीट के फॉर्म में ट्रीट करके मैटर को कॉग्निजेंस करके सारे एक्यूज्ड के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है। तीसरा, मजिस्ट्रेट या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है या फिर मजिस्ट्रेट उस फाइनल रिपोर्ट को कंप्लेन केस के रूप में ट्रीट कर सकता है। मतलब
बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट उसको एज इट इज लेने के लिए बाउंड बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर को ब्राइब देने का कोई बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए नहीं रह जाता। कुछ और क्रिटिकल सिनारियों के बारे में हम बात करते हैं, जो कि बेसिकली सुनने में बहुत ढेर सारी आती है कि अगर 5 से 6 एक्यूज्ड पर्सन किसी केस में होते हैं तो पुलिस ऑफिसर जनरली 1 या 2 लोग 2 एक्यूज्ड पर्सन का नाम उस जगह से हटा देता है, निकाल देता है कुछ पैसे लेके। लेकिन इस सिचुएशन में भी जब वो मैटर ट्रायल पे आता है तो अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस ने उस एक्यूज्ड पर्सन जिसका कि नाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने इन्वेस्टिगेशन के समय निकाल दिया था, उसका नाम अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस के समय आता है और मजिस्ट्रेट या जज को ये लगता है कि उस एक्यूज्ड के पे भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए, तो अंडर सेक्शन 319 ऑफ द सीआरपीसी, जहां पे क्या कहता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपेयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, वहां पे मजिस्ट्रेट या फिर जज के पास ये पावर होती है कि उस पर्सन जिसका पुलिस ऑफिसर ने नाम निकाल दिया था उस पर्सन के अगेंस्ट में भी ट्रायल स्टार्ट कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे भी उस एक्यूज्ड पर्सन जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जिसने ब्राइब देके अपने नाम को हटवा लिया था उसके अगेंस्ट में भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू गिव द ब्राइब टू द पुलिस ऑफिसर यू मस्ट फोकस अबाउट योर डिफेंस। मतलब कहने का यही है कि आपको अपने डिफेंस के लिए प्रिपेयर होना चाहिए और आपको एंटीसिपेटेड बेल के लिए जाना चाहिए।